हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि डीएनसी यानी कि सर्जिकल एबॉर्शन जो होता है वो कितना पेनफुल होता है और कितना सही होता है करवाना। और पेशेंट काफ़ी डरती है इस चीज़ को लेकर के, तो आज मैं उन्हीं डाउट्स को क्लियर करने वाली हूँ। और ये वीडियो हम एक हमारे व्यूवर्स के कहने पे बना रहे हैं। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम डीएनसी कैसे होती है, आप हमें बताइएगा। ओके। और डीएनसी करवाते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखना है। देखिए, डीएनसी हम करवाते कब है? नॉर्मली सबके मन में यही सवाल होता है। और कोई पेशेंट डीएनसी करवाने के लिए एग्री नहीं होता है, क्योंकि सबसे पहले उनको डर लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा, मैं दर्द सहन नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं मुझे क्या करेंगे, मुझे बेहोश करेंगे क्या। इस टाइप के मन में कई सवाल होते हैं। तो इन सवालों का जवाब मैं आज सबको देने वाली हूँ। ठीक। आप डीएनसी नॉर्मली हम कब आपको करवाने की सलाह देते हैं? देखिए, जब भी आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई है, आपने कोई भी एबॉर्शन का तरीका अपनाया है, चाहे वो घरेलू तरीका हो, नेचुरली हुआ हो, या फिर आपने मेडिसिन को लेकर के एबॉर्शन करवाया हो। ठीक है। जैसे घरेलू तरीका हम बात करें कि नॉर्मली आपने कुछ भी खा पी करके, जैसे कि पपीता, पाइनएप्पल, कोई भी काढ़ा वाड़ा पी करके पीरियड्स को लाया है। उसके पीरियड्स तो आ गए आपके, पर कुछ पार्टिकल्स हमारे यूट्रस के अंदर बच गए। तब ऐसी कंडीशन में अगर ज़्यादा पार्टिकल्स बचे हैं और वो दवाइयों के द्वारा रिमूव नहीं हो पाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम डीएनसी करवाने की एडवाइस पेशेंट को करते हैं। दूसरी बात, आपने जैसे अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई है, कोई भी एबॉर्शन पिल्स का यूज़ किया है, जैसे कि हम एमटीपी किट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आपने अनवांटेड, मिफिजस्ट, क्लियर, खुशी एमटीपी किट, और भी कई किट्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं। किट्स का नाम सिर्फ अलग होता है, अंदर का कंपाउंड या कॉम्बिनेशन की बात करें हम तो सेम ही होता है। सब में 5 टैबलेट्स अवेलेबल होती है। एक बड़ी वाली मिफिप्रिस्टोन होती है और 4 मेजोफोस्ट्रिल की होती है। ठीक है। सब में यही होती है। सबका खाने का तरीका अलग अलग होता है। और जब भी आप यूज़ करें तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में ही यूज़ करें, अपनी मर्जी से ना लें। ठीक है। अगर आपका दवाई खाने का तरीका बिल्कुल सही था, प्रेगनेंसी का टाइम भी ज़्यादा नहीं था, यानी कि आपने पीरियड मिस होने के बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट किया, प्रेगनेंसी टेस्ट की दोनों लाइनें डार्क आई है, और एक हफ्ते के बाद में आप, यानी कि 10-12 दिन के पीरियड मिस हुआ, उसके 10 दिन के बाद में आप एबॉर्शन पिल्स का यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली। देखिए, कई पेशेंट जल्दबाजी करते, जैसे कि पीरियड अभी 30 तारीख को मिस होना था, तुरंत उनने 30 तारीख को प्रेगनेंसी टेस्ट किया, पॉजिटिव आ गया, वो 30 तारीख को ही एबॉर्शन पिल्स खा लेते। तो उसमें क्या होता है कि आपके पीरियड्स बराबर नहीं आते। अब ये डीएनसी की कंडीशन कौन से केसेस में बनती है कि जो अर्ली स्टेज में एबॉर्शन पिल्स का यूज़ कर लेते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, अर्ली स्टेज में एबॉर्शन पिल्स यूज़ कर ली, अब आपने टैबलेट तो खा ली, 5 टैबलेट खत्म कर दी, पर पीरियड नहीं आया। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी थी, हार्मोन्स की ग्रोथ तो रुक गई, हार्मोन्स का सिक्रेशन रुक गया आपका। बीटा एसएजी हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में सीक्रेट होता है, जो ये डिटेक्ट करता है कि हाँ हम प्रेग्नेंट है, वो हार्मोन्स तो आप जो एबॉर्शन पिल्स की बड़ी वाली टैबलेट खाते हैं, जो फर्स्ट डोज खाते हैं मिफिप्रिस्टोन का, वो हार्मोन्स को रोक देती है हमारी बॉडी में। अब आपने एबॉर्शन पिल्स खा ली, आपके पीरियड नहीं आए, आपने 7-8 दिन वेट भी किया, अब उसके बाद में आपने फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखा तो वो नेगेटिव आ गया। अब ऐसी कंडीशन में अगर हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, और अगर अल्ट्रासाउंड में आता है कि हाँ आपने कंसीव किया है, बट फेटल पल्स शो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम कुछ नॉर्मल मेडिसिन को देख करके, हार्मोनल ट्रीटमेंट को देख करके भी पीरियड्स ला सकते हैं। बट अगर ऐसा शो होता है कि हाँ आपको कुछ पार्टिकल्स अंदर रह गए हैं और वो मेडिसिन से नहीं निकलेंगे, तब ऐसी कंडीशन में भी हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप सफाई करवा लीजिए, फालतू के लफड़े में मत पड़िए। अब एक तो ये अर्ली स्टेज हो गई। दूसरी स्टेज होती है हमारी कि आपकी प्रेगनेंसी 1.5 से 2 महीने की है और आपने एबॉर्शन पिल्स यूज़ किया, पीरियड्स आए हैं, अच्छी ब्लीडिंग हुई है, पर बीच बीच में रुक रुक के ब्लीडिंग हुई, या फिर 4-5 दिन तक कंटिन्यू अच्छी ब्लीडिंग हुई, उसके बाद में ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, फिर उसके बाद में फिर ब्लीडिंग शुरू हो गई, 2-4 दिन के बाद में फिर ब्लीडिंग बंद हो गई। ऐसे केसेस में हम कंफर्मेशन करवाने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अब अगर हमने अल्ट्रासाउंड करवाया और अल्ट्रासाउंड में निकला कि आपको तो काफ़ी बड़े बड़े क्लोट अंदर ही हैं, यानी कि 2-4 सेंटीमीटर के भी है, कुछ के भी बचे हुए, तो ऐसी कंडीशन में आपको डीएनसी करवाने की एडवाइस दी जाती है।
या थोड़े बहुत बचे हैं, मिनिमम बचे हैं, तो हम सोचते हैं कि आपको मेडिसिन दे करके हम क्लियर करवा दें। वो कंडीशन पे डिपेंड करती। ओके, अब सर्जिकल की प्रोसीजर होती क्या है, आपको कितने दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है, कितना दर्द होता है, और क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करनी पड़ती है। जैसे कि हमने आपका अल्ट्रासाउंड देखा, कोई भी डॉक्टर ने, जिसने भी आपको डीएनसी करवाने की सलाह दी है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड करने के बाद में देखा कि हाँ आपको बहुत सारे क्लोट बचे हुए हैं और ये दवाइयों से रिमूव नहीं हो पाएंगे, इसके लिए आपको सर्जिकल एबॉर्शन करवाना जरूरी है, यानी कि डीएनसी, ठीक है। अब डीएनसी की प्रोसीजर ये होती है कि डॉक्टर आपको दूसरे दिन बुलाते हैं, या अगर आप तैयारी से गए हैं तो उसी दिन भी डीएनसी आपकी हो सकती है, ठीक है। आपको कुछ मेडिसिन देते हैं। अगर आपकी बच्चेदानी का मुंह खुला है, यानी कि सर्विक्स ओपन है, तो ज़्यादा कुछ दवाई आपको दी नहीं जाती है, डायरेक्ट ओटी में ले जाते हैं और वहाँ पे आपको लेटाते हैं नॉर्मल पोजीशन में, जैसे कि हमारी डिलीवरी के पोजीशन में आपको लेटाया जाता है, ठीक है। छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बच्चेदानी का मुंह पकड़ते हैं, यानी कि सर्विस को पकड़ते हैं, वहाँ देखते हैं हाँ बच्चेदानी का मुंह, क्योंकि पहले ही पीवी करके देख लेते हैं कि डायलेशन है कि नहीं है। पीवी का मतलब होता है कि वेजाइना में अंदर हाथ डाल के इंसर्ट करके देखते हैं कि हाँ इनकी बच्चेदानी का मुंह खुला है कि नहीं है, ठीक है। अब बच्चेदानी का मुंह खुला है तो डॉक्टर बोलेंगे चलिए ठीक है, आप आज ही करवा लीजिए, पेमेंट हमें जमा करवा दीजिए। अब पेमेंट डिपेंड करता है कि आपकी कितने क्लोट बच्चे हैं, आप कितनी बड़ी जगह पे करवा रहे हैं, आपके डॉक्टर का क्या चार्ज है, उस पर डिपेंड करता है। ओके, ये सभी सिटी वाइज या एरिया वाइज अलग अलग चार्ज होता है सभी डॉक्टरों का, तो वो आप अपने डॉक्टर से बात करिए उसके लिए। अब आपको ओटी में ले जा करके लेटा दिया जाता है, यानी कि लेबर रूम में भी कर सकते हैं, और जहाँ लेबर रूम नहीं होते वहाँ ओटी में कर देते हैं, ठीक है। यानी कि वो वहाँ का जो एरिया होता है डिसइंफेक्टेड होता है, ऐसे एरिया में हम खुले एरिया में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन का चांस सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अब आपको नॉर्मल जैसे डिलीवरी की पोजीशन में लेटाते हैं, जैसे कि ये पोजीशन आप देख रहे हैं, इस पोजीशन में पेशेंट को लेटा देते हैं। लेटाने के बाद में पेशेंट एकदम रिलैक्स रहता है, कोई ज़्यादा दर्द नहीं होता है, बच्चेदानी का मुंह पकड़ा, और छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि अगर हम घर में यूज़ करें तो जैसे कि हम खाना बनाने के लिए चम्मच यूज़ करते हैं, चिमटा यूज़ करते हैं, ऐसे डीएनसी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। क्यूरेट होता है, फॉर्सेप होता है, विक्स को डायलेट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट स्पेकुलम होता है, ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट हमारे होते हैं। औजार जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, वो स्टील के होते हैं, तो उनसे ऐसा कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। जितने भी क्लोट्स रहते हैं धीरे धीरे करके उनको निकाल दिया जाता है। ऐसे बड़े बड़े कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, बिल्कुल छोटी छोटी साइज होती है। कुछ डायलेटर होते हैं बच्चेदानी का मुंह को चौड़ा करने के लिए, पर अगर आप एबॉर्शन पिल्स खा के गए हैं तो बच्चेदानी का मुंह वैसे ही खुला रहता है, डायलेटर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। धीरे धीरे करके क्यूरेट कर दिया जाता है। पेशेंट को थोड़ा हल्का फुल्का दर्द होता है, किसी किसी को ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर बच्चेदानी पे सूजन है, यूट्रस पे स्वेलिंग है, तो इंस्ट्रूमेंट अंदर जाएगा तो आपको काफ़ी पेन होगा। बट अगर बच्चेदानी पे सूजन नहीं है तो आपको उतना ज़्यादा कोई पेन नहीं होता है। बस 5 मिनट या 7 मिनट का टाइम लगता है, किसी को तो 2-3 मिनट ही लगते हैं, ठीक है। उसके बाद में सब इंस्ट्रूमेंट को धीरे धीरे करके निकाल लिया जाता है। फिर आपको वहाँ से ले जा करके, यानी कि लेबर रूम या ओटी से ले जा करके नॉर्मल बेड पे लेटा दिया जाता है। वहाँ आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगता है। साथ ही में अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है तो डायनापार यानी कि डाइक्लोफेनिक या ड्रोटिन इंजेक्शन लगवा देते हैं, एंटीबायोटिक लगवा देते हैं। उसके बाद में आप रिलैक्स हो जाते हो। फिर आपको चाय बिस्किट खाने के लिए दिया जाता है। उसके बाद में आपको कुछ मेडिसिन लिख करके, जैसे ब्लड बढ़ाने की और प्रोटीन पाउडर, पेन किलर, एंटीबायोटिक दी जाती है, और उसके बाद में आपको घर भेज दिया जाता है। इस प्रोसीजर में ज़्यादा कोई पेन नहीं होता है, वो आपके डॉक्टर के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है या कम दर्द हो रहा है, ठीक है। बाकी इतनी असहनीय प्रोसीजर नहीं होती है, तो आप लोग डरिएगा मत। अगर कभी ऐसी नौबत भी आ जाती है तो इतना कोई पेन नहीं होता है। सिर्फ लोग, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग जो होते हैं वो डरा देते, अरे हमारी डीएनसी हुई थी, हमें तो इतना दर्द हुआ था, हम तो मर गए। ऐसा लगता है कि कहीं मर जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, इतना डराने वाली कोई बात नहीं होती है। देखिए यार, नॉर्मल डिलीवरी होती है तो कितना पेन होता है, जिन लोगों की भी हुई है उनसे पूछिए, उनको पता है कि ऐसा लगता है कि हमको धरती पे दूसरा जन्म मिला है, ठीक है। बट डीएनसी में इतनी कोई तकलीफ नहीं होती है, इतना कोई दर्द नहीं होता है।
तो ये आपके कुछ डाउट्स थे जो आज मैंने इस वीडियो में क्लियर किया है। और इतनी हमें कोई एडमिट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है डीएनसी करवाने के बाद में। पेशेंट एकदम जैसी आती है फिट एंड फाइन वैसी ही जाती है, खुद चल के आती है, खुद चल के जाती है। ऐसा नहीं है कि डीएनसी करवाने के बाद में पेशेंट को उठा के ले जाना पड़ रहा है, पेशेंट चल नहीं पा रही, इतना दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मल प्रोसीजर होती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे हमारे हाथ में या पैर में कहीं भी एक गांठ हो गई, गांठ को हम ड्रेसिंग करते हैं, उसको साफ भी करते हैं, तो नॉर्मल प्रोसीजर है, आप एक दिन में करवा के जा सकते हैं, 2-3 घंटे की होती है, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए हों कि डीएनसी की क्या प्रोसीजर होती है और कितना पेन होता है। हर चीज़ मैंने आपको क्लियर की है, बट फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।